नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और मैं हूं आपके साथ नीरज श्रीवास्तव। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास सुर्खियों पे। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। मुसहरी थाना क्षेत्र के रोहुआ चौक के समीप मद निषेध पटना और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर 1 करोड़ की शराब को किया जब्त। समाहरणालय में फुटपाथ दुकानदारों ने फिर स्थापित करने की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। और जल जमाव की समस्या को लेकर पूर्व वार्ड पार्षद बैठे आमरण अनशन पे। तो ये थी आज की सुर्खी और अब खबरें विस्तार से। मद निषेध पटना और मुसहरी थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से कन्हौली चौक के समीप छापेमारी कर 1 करोड़ के शराब को जब्त किया। पंजाब से मंगाई गई 1 करोड़ की शराब को मद निषेध पटना और मुसहरी थाना की पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई में जब्त किया है। उक्त शराब एक ट्रक पर रद्दी कार्टन के नीचे छुपाकर रखी गई थी। इसकी सूचना मद निषेध पटना को लगी। टीम ने मुसहरी थाना से संपर्क किया। इसके बाद इंस्पेक्टर सुनील कुमार रजक के नेतृत्व में गठित टीम ने मुसहरी थाना पुलिस के सहयोग से रोहुआ स्थित एक पेट्रोल पंप पर छापेमारी की। इस दौरान टीम ने वहां से लावारिस हालत में खड़े ट्रक को जब्त किया। आसपास छानबीन की गई लेकिन ट्रक का चालक या अन्य कोई वहां नहीं दिखा। इसके बाद टीम ने ट्रक की तलाशी ली। इस पर शराब की कार्टन बरामद हुई। ट्रक को जब्त कर थाना लाया गया। इस पर से 485 कार्टून शराब जब्त की गई, जिसमें 4311 लीटर शराब पंजाब निर्मित बताया गया है। शराब कारोबारियों के खिलाफ विशेष अभियान में मुजफ्फरपुर पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मुसहरी इलाके में तकरीबन 500 कार्टून विदेशी शराब पकड़ी है। आपके सामने तस्वीर है, ये 10 चक्का ट्रक है। इसको बाहर से मंगाया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर जिला पुलिस की विशेष टीम यानी LTF की टीम ने रोहुआ पेट्रोल पंप के समीप छापेमारी करके पकड़ी है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से शराब कारोबारी जो है वो तरह तरह के हथकंडे अपनाकर कार्टून के भीतर छुपा के ला रहे थे। इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी कर कार्रवाई की है। साफ तौर पे तस्वीरों में देख सकते हैं, ट्रक में तकरीबन 500 कार्टून विदेशी शराब लोड है, जिसकी पुलिस के द्वारा गिनती की जा रही है। लगभग 4300 लीटर ये शराब बताए जा रहे हैं। पुलिस सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। ये शराब कहां से मंगवाया गया था और इसको खपाने की तैयारी कहां चल रही थी। इधर मामले में DSP पूर्वी मनोज कुमार पांडे ने बताया कि ट्रक नंबर से इसके मालिक का पता किया जा रहा है। साथ ही जांच के क्रम में इलाके के 2 शराब माफियाओं की संलिप्तता सामने आई है। उन सभी के नाम पते का सत्यापन कर FIR दर्ज करने की कवायद की जा रही है। ट्रक में शराब बरामद किया गया है। कुल 485 कार्टून और शराब बरामद किया गया है, जिसकी कुल मात्रा 4311 लीटर के आसपास है। किसी की गिरफ्तारी वगैरह सर? गिरफ्तारी अभी हो नहीं पाई है, हम लोग उसकी जांच कर रहे हैं। और सर कुछ उसका कुछ मूल्य पूरा उसका जितना हम लोग आकलन कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं और उसका जो बैकवर्ड एंड कहाँ से शराब आई है, कहाँ डिलीवर किया जाना था, उस बिंदु पर हम लोग जांच कर रहे हैं। समाहरणालय परिसर में फुटपाथ दुकानदारों ने फिर से स्थापित करने की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। फुटपाथ दुकानदारों को फिर से स्थापित करने की मांग को लेकर गुरुवार को करबला रोड और कंपनी बाग के दुकानदारों ने जिला फुटपाथ दुकानदार संघ के बैनर तले जुलूस निकालकर समाहरणालय परिसर के मुख्य द्वार पर जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शन कर रहे जिला फुटपाथ दुकानदार संघ के अध्यक्ष अब्दुल खुद्दूस ने कहा कि हम लोगों की पहले कोरोना के कारण स्थिति खराब हुई, अब लगातार प्रशासन के द्वारा आए दिन बुलडोजर चलाकर दुकान उखाड़ा जा रहा है, जिसके कारण हम लोगों का व्यवसाय चौपट हो गया है, जिसके कारण भूखमरी के कगार पर हम लोगों का परिवार आ गया है। इसलिए ज़िला प्रशासन से अनुरोध है कि पहले हम लोगों को दुकान लगाने का विकल्प दिया जाए, फिर हटाया जाए। दुकानदार संघ की ओर से जो रेड क्रॉस से लेकर के मस्जिद चौक तक हमारे सभी दुकानदार भाई इस अतिक्रमण अभियान के चपेट में आए हैं। उनकी दुकान को बंद कर दिया गया। जिला प्रशासन बंद करके उनके रोजी रोटी को बंद करके उनके बाल बच्चे के भरण पोषण को और उनके बाल बच्चे की पढ़ाई लिखाई को चौपट कर दिया। इसके हमारी जो बातें इससे पहले जिला प्रशासन से हुई थी
कि पहले हम आप लोगों का व्यवस्था करेंगे, पहले वेंडिंग जोन बना करके आप लोग को बसाएंगे, तब फिर हटाएंगे। लेकिन जिलाधिकारी महोदय बात करते करते शायद वो भूल जाते हैं कि हमने क्या वादा किया था। नगर आयुक्त महोदय ने भी वादा किया था कि पहले हम आप लोगों को वेंडिंग जोन दे करके बसाएंगे, फिर हटाएंगे। लेकिन अचानक हमारे अधिकारी महोदय को क्या हो जाता है कि चलते जैसे गाड़ी ब्रेक हो जाती है, उसी तरह चलते चलते इनका जो लगता है कि आश्वासन भूल जाते हैं। यानी हमारा जो मुख्य मांग है कि हमारा रोजी के चलाने के लिए आप हमें वेंडिंग जोन दे करके हमें वहाँ बसाइए, हमें रोजी चलाने दीजिए। अन्यथा जब तक हम लोग का रोजी रोटी का व्यवस्था वेंडिंग जोन में नहीं होता है, तब तक जो जहाँ पे अपना रोजी चलाते आ रहे हैं उनको चलाने दीजिए। लेकिन सिर्फ वादा करके वादा खिलाफी करने का काम जिलाधिकारी से लेकर के हमारे नगर आयुक्त महोदय तक करते आ रहे हैं। और 5 साल के अंदर में हमने 42 बार अधिकारी महोदय से बात किया और हमेशा यही आश्वासन मिला कि हम आप लोगों का व्यवस्था कर रहे हैं। आज भी यही हुआ कि आज हम लोग गए डीएम साहब से मिलने के लिए, तो एडीएम साहब से बात हुई, डीएम साहब निकल गए, इसलिए कि हम लोग गरीब दुकानदार हैं, हम लोग का इम्पोर्टेंस है कहाँ। वो गरीब दुकानदार की वजह से हम लोग से मिलना जल्दी चाहते नहीं हैं। लेकिन एडीएम साहब को कह के गए कि इन लोग का जो भी बात है आप कर लीजिए। तो एडीएम साहब हम लोग को बुलाए बात करने के लिए, तो उन्होंने भी कहा कि आप लोग का मांग जायज़ है, आप लोग को पहले की तय किए आगे अगर हम लोग का मांग जो है कि पहले हम लोग को वेंडिंग जोन देख करके बसाया जाए, और जब तक वेंडिंग जोन में नहीं बसाया जाता है तब तक जहाँ पर है वहाँ पर रोजी चलाने दिया जाए। अगर इस बात पे जिला प्रशासन अपना वादा करती है, कहती ठीक है हम इसके लिए तैयार हैं, तो हम लोग अपना जो भी लड़ाई है उसको हम स्टे कर लेंगे। अन्यथा अगर हमारी बात को अगर नहीं मानेंगे, हमारी रोजी की समस्या को निदान नहीं निकालेंगे, तो हमारी लड़ाई चरणबद्ध तरीके से चलेगी। लीची के किसानों को आमदनी दोगुनी करने के लिए लीची अनुसंधान केंद्र ने ओपन मुर्गी पालन कर नई पद्धति की शुरुआत की। जिले के लीची किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र द्वारा 2 वर्ष पहले शुरू की गई परियोजना से लीची के बागों में ओपन मुर्गा फार्मिंग करके कड़कनाथ, वनराजा, सिपड़ा जैसी मशहूर नस्लों की मुर्गी पालन कर रहे किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है। ज़िले की रस भरी लाल रंग की दमकती लीची देश के राज्यों में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी निर्यात होती रही है। अब मुजफ्फरपुर के लीची किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र लीची के बागों में ओपन मुर्गा फार्मिंग करके कड़कनाथ, वनराजा, सिपड़ा जैसी मशहूर नस्लों की मुर्गी पालन कर रहे हैं। लीची बागान में मुर्गा फार्मिंग से लीची के पेड़ों को भी लाभ है, वहीं मुर्गा पालन में भी लागत कम आती है। ऐसे में किसानों को लाभ मिल रहा है। जिले के लीची बागानों में ओपन फार्मिंग के तहत देश के सर्वोत्तम देसी नस्लों के मुर्गे को पाला जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कड़कनाथ, वनराजा और सिपड़ा जैसे देसी मुर्गे शामिल हैं। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुसरी में हो रहे इस ओपन फार्मिंग के नतीजे काफ़ी सकारात्मक आए, जिसके बाद अब संस्थान इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग को लेकर ज़िले में लीची की बागवानी करने वाले किसानों को प्रशिक्षित कर रहा है। लीची के बागानों में देसी मुर्गों के ओपन फार्मिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें देसी मुर्गे और लीची के बाग दोनों एक दूसरे के लिए अनुरूपक का काम कर रहे हैं। लीची बागान में इन देसी मुर्गे के ओपन फार्मिंग से बगीचों में उर्वरक और कीटनाशकों के इस्तेमाल की ज़रूरत आधी से कम हो गई है, जिससे लीची की गुणवत्ता और साइज़ में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर शेषधर पांडे की माने तो इससे ऑर्गेनिक लीची के उत्पाद की एक नई राह मिली है। वहीं अगर देसी मुर्गों की फार्मिंग की नज़र से देखा जाए तो लीची के बागानों में इन मुर्गों के पालन में आने वाला खर्च भी आधा हो जाता है। खुली जगह में मुर्गों को प्राकृतिक वातावरण मिलता है, जिसमें उनकी ग्रोथ तेज़ी से होती है। लीची के बागीचे में मिलने वाले कीट से मुर्गों को भोजन भी मिलता है। वहीं ठंड बढ़ने के साथ ही इन देसी नस्ल के मुर्गों की बाज़ार में मांग बेहद बढ़ गई है। मुर्गा का मांस बेचने वाले दुकानदारों का कहना है कि इस मुर्गे की मांग ठंड बढ़ने के साथ ही बढ़ने लगी है। का रिस्पांस हम लोगों के पास 2 साल से है। थोड़ा हम लोगों का भी जल जमाव के कारण या अतिवृष्टि के कारण जो है थोड़ा प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन यह है कि चूँकि मुर्गी के साथ, मुर्गी पालन के साथ उनका रहने का सिस्टम और चीज़ें थोड़ा ऊंचास उस पर होती हैं,
तो वो तो प्रभावित नहीं होता, लेकिन अलग से केयर करने की आवश्यकता होगी। अगर बागान में बहुत ज़्यादा नमी है, पानी है, तो उनका विचरण कम होता है। लेकिन निश्चित रूप से यह व्यवसाय लाभदायक है कि अगर ढंग से इसका अनुपालन किया जाए, बगीचे के साथ जोड़ा जाए, तो बकरी पालन या मुर्गी पालन इनका निश्चित रूप से लाभ है। जैसे मुर्गी के साथ तो बहुत सारे लाभ इसके अलावा भी हैं। कीड़े मकोड़े जो भी ज़मीन पर इधर उधर उपस्थित रहते हैं, उनका वो भोजन है, वो यूज करती रहती है। दूसरा, नए खरपतवार जो उनके लिए टेस्टफुल हैं, उनको भी जैसे नया खरपतवार निकलता है उसको भी जो है वो सिलेक्टिव, सारों को नहीं, लेकिन जो उनकी चॉइस में है उनका भी वो खाती हैं, तो उससे भी हमको थोड़ा राहत होती है। तीसरा लाभ यह है कि जो उनका बीटा होता है, जो उनका स्क्रीटा होता है, जो मल त्यागती हैं, वह बहुत ही उपयोगी बगीचे के लिए है। अगर 10 ग्राम 15 ग्राम 5 ग्राम 10 ग्राम अगर एक मुर्गी का 1000 मुर्गी हैं, तो कितना अमाउंट में जो है वो बगीचे में जो है हमारा ऑर्गेनिक मैन्योर टर्न डाउन होती है। तो बहुत सारे लाभ हैं। इसके अलावा अंडा है, मांस है, सारी चीज़ें जो हैं उसके उपयोगी हैं। सब मिला के अगर उसको ढंग से किया जाए तो लाभदायक, बहुत ही लाभदायक ये व्यवसाय है। ठंड को लेकर कड़कनाथ और वनराज की डिमांड भी बढ़ी है, तो वो तो लाभदायक हो गई। बट नेचुरल बात है। अभी समय जैसे मान लीजिए गर्मी है या बारिश है, उसमें डिमांड थोड़ा कम होती है। अभी इस समय जाड़े में जो है डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो जाड़े में डिमांड उनकी बात, अगर आपके पास सफिशिएंट मात्रा में है तो आपको उसका लाभ निश्चित रूप से अतिरिक्त होगा, अधिक होगा। अभी तक का किसानों में किस तरह का ये रिस्पॉन्स है, क्योंकि 2 साल पहले इसको शुरू? देखिए, बहुत ज़्यादा वैसा तो अभी अति उस पर नहीं है कि व्यावसायिक दृष्टि से सारे लोगों ने इसका पालन शुरू किया, लेकिन 2-4 जगहों पर इसका व्यवसाय जो है, जैसे गरोल के पास है एक, उन्होंने मुर्गी पालन के साथ उन्होंने बकरी पालन भी इसके साथ जोड़ा हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि आज नहीं, शुरुआती दौर में जब तक केवल आपने 10, 11, 12, 15 बकरी रखा, तब तक तो आपको फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब 1 से 4 का उनका होता है, जब उनका प्रजनन शुरू हो जाता है, तब आपको लाभ की दृष्टि, 1-2 साल में जो है फिर लाभ की दृष्टि में आ जाता है। अभी तक तो आपने बड़े बड़े मॉल देखे होंगे, लेकिन शहर के बीचों बीच एक ऐसा सेकेंड हैंड कपड़ों का बाजार सजता है जिससे गरीबों की जिंदगी स्मार्ट बन जाती है। नए कपड़े तो बाजारों में मिल जाते हैं, लेकिन सेकेंड हैंड कपड़े बाजारों में मिलते आपने नहीं सुना होगा। लेकिन मुजफ्फरपुर शहर में एक ऐसी बाजार सजती है जहां सेकेंड हैंड कपड़ों की दुकानें लगती है। इस बाजार में किसी का उतरन कईयों के सपने साकार कर रहे हैं। दरअसल शहर के इमली चट्टी स्थित सरकारी बस स्टैंड के समीप से पुराने कपड़ों का बाजार सजता है। यहाँ हर तरह के पुराने कपड़े मिल जाते हैं। 5 रुपये से लेकर 100 रुपये तक के कपड़े यहाँ मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस बाज़ार में हर वर्ग के लोगों के लिए कपड़े मौजूद हैं। जन्म लिए बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक के कपड़े यहाँ मिलते हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। यहाँ प्रत्येक दिन दुकानें सजती है। दुकानदार रवि गुजराती, गीता गुजराती, रीता गुजराती, सुशीत गुजराती समेत अन्य दुकानदारों ने बताया कि वे पिछले कई वर्षों से दुकान लगाते हैं। उनसे पहले उनके पिता किया करते थे। करीब 50 वर्ष से अधिक समय से यहाँ दुकानें सजती है। बताया कि दुकानें सैकड़ों गुजराती परिवार लगाते हैं, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। पुराने कपड़े बेचकर इनका परिवार भी चलता है। साथ ही जो लोग नए कपड़े लेने की क्षमता नहीं रखते, उनके सपने यह 5 रुपये से 100 रुपये तक में पूरे करते हैं ताकि उन्हें भी कपड़े मिल सके। उनके लिए यह नए कपड़ों से कम नहीं है। सुनिए सेकेंड हैंड कपड़े बेच रहे दुकानदारों ने क्या कुछ कहा, जिनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने। हमारे साथ यहाँ के लोकल दुकानदार हैं जो वर्षों से दुकान कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लगभग कितने वर्षों से आप लोग ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर समझ लो मेरा जन्म भी नहीं हुआ होगा तब से कर रहे हैं। लमसम यहाँ 50-60 साल से हम लोग बसे हुए हैं। ठीक से ऊपर ही होगा और बसे हुए हैं। फेरी करते हैं पूरा बर्तन से, फेरी करके पुराना कपड़ा, किसी का उतरा हुआ कपड़ा हो उसको धुलाया सिलाया करके उसको साफ़ सुथरा करके उसको हम लोग यहाँ बेचते हैं। अपना हम लोग का गुजर बसर चलता है और सरकार यहाँ पर हम लोग को भी नहीं हम लोग को करने नहीं दे रहा। यहाँ पर सर जो हम लोग का झुपड़ी लगा हुआ था, थोड़ा मोड़ा टेंट लगा के रहे थे कि बारिश में अपना बचे रहे, तो वो भी सरकार वो सब हटवा रहा है। अब आप बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे।
क्या करेंगे क्या करेंगे। आपके जैसे कितने दुकानदार हैं जो इस रोजगार से उनका परिवार चल रहा है? लमसम बहुत 200-250 लमसम होगा सर। और पूरा फैमिली का बस्ती जोड़े तो 500 से ऊपर का बस्ती। सब लोगों का यही व्यापार, यही काम है, पुराना कपड़ा बेचना। और कुछ हम लोग को आता नहीं है, समझे न, कि हम लोग सब्जी बेच सके या कोई कुछ करिए। पढ़े लिखे हम लोग है नहीं, और हम लोग का बाप दादा यही सिखा के गया है कपड़े का बिजनेस करना। कहाँ से आपके यहाँ ग्राहक आते हैं? बहुत देहात से, गांव देहात से आता है बेचारा। वो लोग रिक्शा वाला या कोई गरीब, कोई नया अगर वो अपना तन पर नहीं लगा सकता है तो ये हम लोग से उन लोग का गुजारा चलता है, और उन लोग का हम लोग से गुजारा चलता है। अब रिक्शा वाला वो नया पहन के तो अपना रोजगार नहीं करेगा, तो हम लोग इसी में हम लोग बेचते हैं। उन लोग का भी बेचारा काम चल जाता है, 20 रुपया 30 रुपया ही लेते हैं हम लोग, ज़्यादा नहीं। और हम लोग का भी काम चल जाता है, अपना बाल बच्चे को उसी से गुजर बसर चल जाता है बस। क्या कहाँ से आप लोग ये कपड़ा लाती हैं? और हम लोग बड़ा बड़ा घर जैसे मारवाड़ी हुआ, उसी में जाके फेरी उरी करके और बर्तन बदल के और कपड़ा पुराना लाता है, कटा फटा रहता है, कुछ धुला हुआ भी नहीं रहता है। हम लोग उसको सिलाई करते हैं, अपने ही हाथ से सिलाई पड़ता है, उसको अलावा धुलाते हैं और फिर यहाँ पर 20 रुपया 25 रुपया 30 रुपया में बेच देते हैं। और फुटपाथ पर यहीं पर हम लोग का बाल बच्चा गुजर बसर चलता है। कितने वर्षों से आप लोग ये काम? हम लोग समझो हमारा बचपन यहाँ बीत गया, और हम लोग दूसरे जगह यहाँ पर जो कंपनी बाग में दुकान लगता रहा, वहाँ से हम लोग को हटाया गया। बहुत हम लोग के पर जैसे पुलिस उलिस कपड़ा फेंक देता रहा, कादो किचन में फेंक देता रहा, और वहाँ से फिर हटाया तो हम लोग को यहाँ पर बैठाया गया। तो उस समय में बस स्टैंड हटा हुआ था। तैयारी होता है, कितना मेहनत आप लोगों को लगता है? थोड़ा प्रोसेस बताइए कैसे आप लोग? हम लोग को सब कपड़ा उपड़ा फेरी करने में 1 सप्ताह लग जाता है। उसको आयरन करके धुलाई उलाई प्रेस उरेस करके उसके बाद हम लोग दुकानदारी करते हैं। ये कपड़ा कहाँ से आप लोग खरीदते हैं? मरवाड़ी लोग के घर से बर्तन से बदल के फिर लाते हैं हम लोग। अच्छा, लाने के बाद फिर हाँ, फेरी घूरते हैं, कोई देते हैं कपड़ा, कोई नहीं देते हैं। पूरा मोहल्ला बहुत हम लोग को है ना, 10-15 किलोमीटर माथा पर टोकरी लेके 10-15 किलोमीटर तक घूर के दिन भर में 1000 कपड़ा मिलेगा, 20 भी मिलता है, कभी 50 कपड़ा मिल जाएगा। उसको सब तैयार वार करके उसके बाद हम लोग अपना दुकानदारी करते हैं। एक शर्ट और एक पैंट की खरीदारी और आप लोगों को तैयार करने में क्या खर्च? हम लोग को जैसे मरवाड़ी के घर से लाने में 30 रुपया 25 रुपया करके हम लोग को कपड़ा का कीमत पड़ जाता है। वही 5 रुपया 10 रुपया नफ़ा पर हम लोग एक कपड़ा पर 5-10 रुपया नफ़ा मिलता है और फिर हम लोग बेच देते हैं। ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, फिर भी अपना गुजारा चल जाता है। कितने वर्षों से आप लोग ये काम कर रहे हैं? ये तो कम से कम हम लोग का बुजुर्ग है ना, हम लोग का पीढ़ी कर रहे हैं। बहुत दिन से है यहाँ पर, ज़्यादा इधर पर पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ाने का पैसा ऐसा है नहीं बाल बच्चा को नौकरी मिल सकता है, इसीलिए हम लोग यही गुजारा करते, फुटपाथ पर अपना बिजनेस करते हैं। आपके जैसे कितने दुकानदार हैं जो यहाँ से वहाँ तक ये कम से कम हम लोग का 300 घर है, 300 परिवार इसी से चलता है। सब यही काम करता है। इसमें महिला है, जेंट्स है, बच्चा है, भाभी बहन, सब मिल बांट के परिवार के साथ हम लोग ये सब काम करते हैं। हम लोग की लड़की हो ये जो जिला प्रशासन अतिक्रमण हटा रहा है, कितना परेशानी आप लोग? बहुत परेशानी हो रहा है। हम लोग को क्या करेंगे, अगर नहीं हो रहा तो फिर थैला में ले के मोटरी बांध के घर में बेचना पड़ रहा है, रास्ता में घुर के बेचना पड़ रहा है। बहुत दिक्कत उठाना पड़ रहा है हम लोग का। हम लोग का अस्थायी कीजिए, एक अस्थायी हम लोग का ऐसा व्यवस्था करके दीजिए ताकि हम लोग अपना कर सके, गुजारा चला सके। ऐसा हम लोग को हटा देंगे तो हम लोग का क्या होगा? चोरी डकैती ही करना पड़ेगा, फिर हम लोग को वही करना पड़ेगा। इज्जत से हम लोग कमा रहे हैं तो हम लोग को कमाने नहीं दे रहे हैं, बार हम लोग को हटा दे रहे। कभी नाली बनाने का बहाने, कभी कुछ भी चीज़ के बहाने, कभी गाछ उगा दे रहे हैं पूरा दुकान पर। तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर, बोलिए आप? कभी घेरा लगा दे रहे, कभी क्या कर दे रहे, पर हम लोग को बहुत ही परेशानी झेलना पड़ रहा है ये सब चीज़ के लिए। बाल बच्चे का पूरा का यही बात हम लोग कहने का है। क्या कर रही हो? हम लोग का तो भविष्य इस समय तो बिगड़ा ही है। ऐसा हालात होगा तो हम लोग का तो बच्चे का भी भविष्य बिगड़ ही जाएगा, ये तो जाहिर बात है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को रोज शाम को मिला तो सुबह नहीं,
सुबह मिला तो शाम को नहीं। फेरी लेके घूमते हैं, बच्चे लोग को रात को खाना बना के खिलाते हैं। उसमें हम लोग ऐसा हालत में हम लोग क्या कर सकते हैं? सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए। गरीब इंसान क्या करेगा? ऐसे करेगा तो कोई चोरी तो नहीं करके खा सकेगा। हम लोग कमा के खाने वाले हैं, फेरी करके कमा के खाने वाले हैं। अब ऐसे सरकार करेगी तो हम लोग का बच्चे का भविष्य क्या होगा? यही हम लोग का कहना है कि जो भी करे अगर सरकार सोच समझ के करे कि हम लोग का बच्चा जिए और शांति से रहे। हम लोग का बाप दादा है ना, एक करके मर गया। हम लोग का बाल बच्चा यही कर रहा है, खा रहा है, बाल बच्चा को पिला रहा है, सब चीज़ कर रहा है, दवा पानी इसी में गुजारा चल रहा है। अभी हम लोग क्या चोरी करने जाएगा? हम लोग को दूसरा नौकरी आता नहीं है। हम लोग का बाप दादा जो सिखाया है वही हम लोग करेगा। हम लोग जाएगा कहाँ? आप लोग ही बोलिए सरकार का पास, और क्या बोलेगा? हम लोग कितने दिनों से ये आप व्यापार कर रहे हैं आप लोग? हम लोग हमारा बाप दादा करते आया, अभी हमको 70 साल हो गया हमको ये करने का लिए हमको, तो आप क्या बोलेगा? बोलिए। अच्छा, ये जो कपड़ा है कहाँ से आप लोग लाती हैं? मारवाड़ी लोग का घर से 2-4 दिन 5 दिन पहनता है, लोग का मन भर जाता है रुपया वाला का, तो हम लोग को दे देता है। स्टील का बर्तन लेके हम लोग फेरी करता है, वो देता है, हम लोग बेचता है, हम लोग का बाल बच्चा का पेट पड़ता है। हम लोग और क्या करेगा? बोलिए, क्या करेगा? हम लोग डकैती करेगा कि चोरी करेगा कि किसी को पॉकेट मारेगा? बोलिए। ये दुकान यहीं सस्ता था कि पहले कहीं और था? नहीं, इधर में है, कंपनी बाग में रहा ना, पहले कंपनी बाग में था, अब यहाँ सज रहा है। अभी इधर में। कहाँ से ग्राहक आते हैं आप लोगों के? कंपनी बाग, फिर जो है खुदीराम बॉस, फिर अब यहाँ आए हम लोग। यहाँ पर एकदम सन्नाटा। ग्राहक आपके पास आते हैं? चारों तरफ से आता है, गांव देहात से गरीब लोग आता है, तो वही हम लोग बेचते हैं। यहाँ पर 20 रुपया 25 रुपया में बेचते हैं। अब वो लोग इसी से जो है अपना गुजारा करते हैं। हम लोग पुराना कपड़े से करते हैं, इसी से हम लोग को घर चलता है। इसी से चलता है हम लोग का घर। सिस्टम हटा हुआ था तो एकदम खाली था। यहाँ पर दोनों तरफ तार घेरा हुआ था, और यहाँ से 5 बजे आने में इंसान लोग को डर लगता रहा। ये कुछ भी नहीं था, ये सब जंगल था। और हम लोग 2 महीना 3 महीना शांति सबूरी करके बैठे कि आज नहीं कल हम लोग का धंधा बिजनेस चलेगा और रोजी रोटी चलेगा। तब से हम लोग यहाँ पर बसे हुए हैं, यहीं दुकानदारी फुटपाथ पर दुकान लगा के बाल बच्चे का गुजर बसर होता है। आज ये बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन गया, बड़ा बड़ा दुकान बन गया, और वो टैक्सी आने में जाने में उन लोग को जाम होता है। अब हम लोग को फुटपाथ पर हम लोग को जो रोटी मिलता है उसी से हटा रहा है। क्या हम लोग का बाल बच्चा खाएगा, क्या कमाएगा, कैसे हमारा जीवन हम लोग का इसमें गुजरेगा? बताइए। आप बताइए, ये कितने दिनों से आप लोग व्यापार कर रही हैं और कहाँ का? हम लोग का तो जन्म भूमि यहीं का ही है, हम लोग का पैदाशी यहीं, हम लोग का बाप दादा सब यहीं पे 3-4 पीढ़ी यहीं पे गए। हम लोग का बाल बच्चा बड़ा हुआ, शादी ब्याह सब यहीं से ही हो रहा है। पुराने ही कपड़े, बहुत दिन से हम लोग के पुराना कपड़ा कुछ फेरी से भी लाते हैं, कुछ खरीद भी लेते हैं, वही में बाल बच्चा का। अब लोग लेडीज आदमी है, ठेला तो चला नहीं सकते हैं, कहीं पे जा नहीं सकते बेचने के लिए। अस्थाई जगह खोज के अपना बेचते हैं, दिन भर बेचते हैं, शाम को उठा के चले जाते हैं। अब सरकार यहाँ से हम लोग को हटाती है तो हम लोग यही कहते हैं कि हम लोग को कहीं एक जगह अस्थाई व्यवस्था कर दे कि हम लोग को कोई हटा नहीं सके। इस दुकान की वजह से कितने अंदर में ऐसे फैमिली है, परिवार है जिनका बहुत है, चाहे तो देखेगा तो 500 से ऊपर होगा। हम लोग का काम ही यही है, इसके अलावा दूसरा काम हम लोग करते ही नहीं है। अब सरकार स्मार्ट सिटी बना रहे हैं तो गरीब को हटाएंगे तो गरीब को कहीं बसाएंगे ना। उसका रोजी रोटी चलने के लिए, बैठने के लिए तो जगह चाहिए ना। तो हम लोग भी सोचते हैं कि कहीं हम लोग को ऐसा जगह दे दे अस्थाई बैठ के अपना बेचे कि कोई हम लोग को हटा नहीं सके। आता है उठा के बिक देता, फिर भागते हैं, फिर लगाते हैं, तो कहाँ जाएंगे? अगर दुकान नहीं लगेगा तो एक दिन का चूल्हा नहीं जलेगा। हम लोग का काम ही यही है, और क्या कहेंगे। तो साफ तौर पे आप सुन रहे थे, ये यहाँ के स्थानीय दुकानदार हैं। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर शहर में एकमात्र ऐसा बाज़ार सस्ता है जो कि जिसमें सेकेंड हैंड कपड़े उपलब्ध हो पाते हैं। ग्राहकों को जो कम कीमतों में कपड़े की ख़रीदारी करना होता है तो आम आदमी जो है वो यहाँ चले आते हैं और उनको कम कीमतों में कपड़ा मिल जाता है। यानी मुजफ्फरपुर का सेकेंड हैंड कपड़ों का बाज़ार यहाँ सस्ता है, और जिला प्रशासन के द्वारा जो अतिक्रमण हटाया जा रहा है उसके वजह से इन लोगों की ज़िंदगी रोटी
मतलब पेट का डर सताने लगा है कि परिवार कैसे चला जाए। मैं अपने सहयोगी रिकेश चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़। बिहार विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रण द्वारा छात्रों को अपशब्द कहा गया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय अपनी कारगुजारियों से हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। इस बार परीक्षा नियंत्रक और ओएसडी डॉक्टर पंकज कुमार के द्वारा टीडीसी पार्ट 2 में प्रोमोटेड छात्रों को फॉर्म भरने से रोकने पर आंदोलन कर रहे छात्रों को अपशब्द कहने का सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि छात्र हंगामा कर रहे हैं। इसी क्रम में परीक्षा नियंत्रक के द्वारा साला वही बात 3 बार कह चुके छात्रों को बोलते दिख रहे हैं। जब इस वीडियो के बारे में परीक्षा नियंत्रक से पूछा गया तो पहले तो वो मुकर गए, फिर पूछने पर बोले कि यह सब अपने लिए बोले थे, लेकिन किसी को मेरी बात से ठेस पहुंची है तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। की बात आपने की, अगर मेरे मुंह से निकला भी होगा तो वो मैं अपने के लिए निकाला हूँ। आप उसको ठीक से देखेंगे, समझ में आएगा। और अगर किसी को इस बात से ठेस पहुंची है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सिटी न्यूज़ में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो फौरन मिलते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सिटी न्यूज़ के साथ। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है। और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आइए बढ़ते हैं अगले खबरों की ओर। पानीकल चौक पर वार्ड 45 के पूर्व पार्षद जल जमाव के विरोध में आमरण अनशन की शुरुआत की। वार्ड 45 में जल जमाव की समस्या को लेकर गुरुवार को पूर्व वार्ड पार्षद दीपलाल राम ने पानीकल चौक पर आमरण अनशन पर बैठ गए। अनशन पर बैठे पूर्व पार्षद दीपलाल राम का कहना है कि वार्ड 45 में जल जमाव, जल मीनार होने के बावजूद पेयजल की समस्या, खराब स्ट्रीट लाइट, 2016 में ही बनकर तैयार सार्वजनिक शौचालय को 5 साल के बाद भी शुरू नहीं किए जाने सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर नगर आयुक्त को 18 नवंबर को ज्ञापन सौंप इन समस्याओं के निदान की मांग की थी। नगर आयुक्त द्वारा जब इन समस्याओं को नज़रअंदाज कर दिया गया, तब नाराज़ होकर उन्होंने आमरण अनशन पर बैठने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि जब तक इन समस्याओं का निदान नहीं होगा तब तक वह अपना अनशन समाप्त नहीं करेंगे। जन समस्याओं को लेकर हम अनशन पर बैठे हैं।
मुख्य मांग है हमारा वार्ड नंबर 45 के पानी के निकासी के नाला का पानी के निकासी के लिए। आज वार्ड नंबर 45 के पानी का निकासी बंद है। मात्र 2 स्विच गेट है, एक चंदवारा पानीकल चौक पर और एक चंदवारा सोरा गोदाम चौक पर। और दोनों स्विच के बगल में, स्विच गेट के बगल में प्राइवेट लैंड है, पूरा प्राइवेट लैंड है। आज पूरा प्राइवेट लैंड, पूरा ज़मीन जो है तो खाली पानी से जलमग्न हो गया। हमारे वार्ड का पानी भी आज उस प्राइवेट ज़मीन में जाना नहीं पा रहा है, चूँकि पूरा भरा हुआ है। और वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर 44, वार्ड नंबर 43, वार्ड नंबर 42, वार्ड नंबर 41, वार्ड नंबर 46, इन तमाम मोहल्ले के पक्की सराय वगैरह टोटल ब्रांचमेंट चौक के पानी हमारे वार्ड नंबर 45 में अटैच कर दिया गया है। और जब हमारा वार्ड का पानी जब प्राइवेट ज़मीन में नहीं प्रवेश किया जा रहा है तो दूसरे वार्ड का पानी जाएगा कहाँ, जिसके कारण आज अमरूद बागान, जेल चौक, चर्च रोड, त्रिपुराली मिश्रा जी के घर के पीछे हाल साहब की कोठी, क्या बोलते हैं, चूना भट्टी, टोटल जगह पानी से जलमग्न है। स्मार्ट सिटी अपने आप को मुजफ्फरपुर शहर कहलाती है, लेकिन आज स्मार्ट सिटी के शहर में आज हमारा वार्ड नंबर 45 के प्रत्येक मोहल्ला डूब कर एकदम जलमग्न हुआ है। प्रशासन पानी निकालने के लिए निकम्मी बन रही है, उनके जितना भी तंत्र है सब निकम्मी है। आज हमारा जनता पानी पर चलने पर मजबूर है। आप भी 5 साल पार्षद रहे हैं, उस पीरियड में क्या सारा काम किया जो आपको कौन सा बैठना पड़ेगा? देखिए, हम 5 साल पूर्व पार्षद थे, लेकिन हमारे यहाँ जो है सो पानी का निकासी के लेकर जो सो हम लोगों ने जो स्विच गेट था वो स्विच गेट खाली था। और जब प्राइवेट लैंड के ज़मीन मालिक से हम लोग उनको अनुरोध करके, उनको आराधना करके कि भैया तत्काल जब तक आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, जब तक हम लोगों का पानी निकासी दीजिए, फिर स्मार्ट सिटी आ रही है तो उसमें पानी का निकासी का रास्ता बन जाएगा। लेकिन स्मार्ट सिटी आ गई और हमारा पानी का निकासी नहीं बन पाया। एलएस कॉलेज परिसर में चल रहे एनसीसी कैंप में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लंगट सिंह कॉलेज परिसर स्थित एनसीसी कैंप में चल रहे बिहार और झारखंड के कैडेट को ट्रेनिंग के दौरान गुरुवार को कैडेटों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ही इन सभी छात्रों को 9 एनडीआरएफ टीम पटना द्वारा भी आपदा में बचाव की ट्रेनिंग के साथ ही फायर फाइटिंग की भी ट्रेनिंग दी गई। आपको बता दें, लंगट सिंह कॉलेज परिसर में चल रहे बिहार और झारखंड के कैडेट ट्रेनिंग कैंप में 400 छात्र और 200 छात्राएं एनसीसी की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसमें से 500 बिहार के कैडेट हैं तो वहीं 100 झारखंड के कैडेट हैं। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए एलएस कॉलेज के प्राचार्य ओपी राय ने बताया कि ज़िले में एनसीसी में भर्ती करने का ट्रेनिंग एवं ज्ञान दिया जा रहा है। आज कैंप में सांस्कृतिक कार्यक्रम एनसीसी छात्रों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो काफ़ी मनमोहक रहा है। बटालियन दरभंगा और मधुबनी, मुजफ्फरपुर, वैशाली के बच्चे कल्चरल प्रोग्राम एनसीसी के कैडेट लोगों ने अपने प्रतिभा का लोहा मनवाया। जो गांव से चलकर जो बच्चे आए हैं उसमें असीम ऊर्जा और क्षमता है, बस उसको निखारने की ज़रूरत है। हम शिक्षक और अभिभावक मिलकर करेंगे अगर उसके करियर को संवारने का प्रयास, तो देश को विकासशील से विकसित देश बनाने का जो मोदी जी का सपना है, स्किल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, वो सब सपना ये युवा शक्ति जो और मातृशक्ति जो बच्चे और बच्चियां हैं अवश्य पूरा करेंगे। मैं शुभकामना देता हूं। लंगट सिंह कॉलेज परिसर में एनसीसी के कैडेट जो ट्रेनिंग लिए, उस ट्रेनिंग का लाभ उन्हें जीवन में भी मिलेगा और अपनी समाज को बदलेंगे, बिहार को बदलेंगे। बिहार में क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा और करप्शन फ्री बिहार बनेगा। आकांक्षा सेवा सदन द्वारा नारी शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। नारी शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान के विषय पर गुरुवार को आकांक्षा सेवा सदन के द्वारा सेमिनार सह संवाद का आयोजन किया गया। सेमिनार में आकांक्षा सेवा सदन की अध्यक्ष वंदना शर्मा ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों पर काम चल रहा है। प्रदेश में तेजी से माहौल भी बदल रहा है, सिर्फ नज़रिया बदलना होगा। नारी शक्ति के सम्मान और प्रोत्साहन के लिए सरकारी योजनाओं की कमी नहीं है, कमी उनकी जानकारी और धरातल पर सही क्रियान्वयन की है। महिलाओं को अपने हक के लिए जागरूक होना होगा, महिलाओं को शिक्षित होना होगा। ऐसी कोशिश की जाए ताकि सरकार की हर एक योजना अंतिम महिला तक पहुंच जाए। राष्ट्र की मजबूती के लिए महिला यानी मां को आर्थिक और शारीरिक रूप से मजबूत करना होगा।
सुरक्षित घर और समाज बने जिसमें सभी तरह के जो भेदभाव होते हैं औरतों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, किशोरियों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, विकलांगों के ऊपर, दलितों के ऊपर, चाहे जो भी हो, वो हिंसा समाप्त हो और एक सुरक्षित समाज बने। इसके लिए 16 दिनों का यह कार्यक्रम आज 25 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक समुदाय के बीच में जिला के जो हितभागी है, वो सरकारी हितभागी हो या गैर सरकारी हितभागी हो, उनके साथ यह कार्यक्रम किया जाएगा। और आज यह कार्यक्रम आप सभी लोगों के साथ, मीडिया के भाई बंधु और बहनों के साथ किया जा रहा है ताकि इसका संदेश जन जन तक जाए और सकारात्मक रूप से जाए और आप लोग के सहयोग से लिंग आधारित भेदभाव जो व्याप्त है हर स्तर पर, यह समाप्त हो। और हम लोगों का ईश्वर का नारा है, लोगो है कि योर प्रोटेक्शन डज नॉट प्रोटेक्ट मी, आपके सुरक्षा का नियम जो है वो हमें सुरक्षित नहीं करता है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, तो कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमारी न्यूज टीम को। नमस्कार।